आईएन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मौत का एफिडेविट। अब आपको लग रहा होगा कि मौत का कोई एफिडेविट होता है, लेकिन है, और कांग्रेस इसको भरवाने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने युवा कांग्रेस के लोगों से कहा है कि आप जाइए घर घर और मौत के आंकड़ों को जुटाइए, बल्कि जहां जिसकी मौत हुई है उस घर से एफिडेविट भरवा कर लाइए। तो क्या कांग्रेस ने जो दावा किया कि 1.5 लाख के लगभग लोगों की मौत हुई है, उस आंकड़े को जुटाने के लिए अब कांग्रेस एफिडेविट बढ़वाई? और इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। परसों यह बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी यूथ कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे और जाकर ये देखेंगे कि कहां, किस जगह, किस गांव में कितने लोगों की मौत हुई है। यानी गांव गांव अब कांग्रेस के लोग पहुंच रहे। तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत भी करना चाहती है और यूथ के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसी यूथ को यह जिम्मेदारी सौंपी है जो बात कही वो सच कर दिखाएं। यानी कमलनाथ ने जो कहा है वो नजर भी आ जाए, तो उसके लिए बाकायदा एफिडेविट भरवाया जा रहा। उसमें यह भी पूछा जाएगा कि आपकी मौत हुई तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो किस तरह का सर्टिफिकेट, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि मौत कोविड से हुई है लेकिन सर्टिफिकेट में ये नहीं दर्ज है। तो ये तमाम तरह का एफिडेविट अब कांग्रेस भरवाएगी। ये हम नहीं कह रहे, सुन लीजिए जरा विक्रांत भूरिया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। गांव में जितनी भी ज्यादा मौतें हुई हैं उन सब मौतों का ब्यौरा इकट्ठा करना है, उनसे सबसे पास जाकर उनसे एफिडेविट साइन करवाना है और उनको न्याय दिलाना है। इस चीज के साथ आज यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस जो कोरोना के लोग मृतक हुए हैं उनके परिवार को न्याय दिलाना। और यूथ कांग्रेस पहले भी अच्छा काम करती आई है, आगे भी पूरी ताकत से मैदान में काम करती रहेगी। चलिए, यूथ कांग्रेस इस काम को बढ़ावा देगी, आगे बढ़ाएगी जैसा जो आंकड़ों का दावा किया जा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहती है और इसीलिए ये सब प्रपंच रच रही। क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने? लगातार आंकड़ों को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है शिवराज सिंह चौहान साहब की, सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। और कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए, एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ऐसे फर्जी आंकड़े और तमाम तरह की चीजें, मौत पर सियासत, तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें इससे बचने की जरूरत है। लेकिन ये तो जनता है, वो सब समझती है कि कौन किसको मौत के एफिडेविट की जरूरत है, कौन क्या कह रहा है। तो इसी को तलाशते हैं कि मौत के एफिडेविट भरवाने की जरूरत क्या पड़ रही। मेरे साथ के मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जयराम शुक्ल है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, जैसा बता रहे थे, हम नहीं कह रहे, आपके यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश के, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने एक बैठक ली और बैठक में ये कहा है कि घर घर जाइए, आंकड़ों को जुटाइए और एफिडेविट भरवाइए। तो क्या जो आंकड़ा आप लोग ने दे दिया, अब उसके लिए सबूत जुटाए जा रहे? देखिएगा, कमलनाथ जी एक गंभीर किस्म के नेता हैं और यदि उन्होंने 1,27,000 मौतों का आंकड़ा 8 रोज पहले जारी किया था, फिर जबलपुर में उन्होंने कहा है कि अब 1.5 लाख से अधिक का मैं दावा करता हूं, तो वो एक पुख्ता दावा है। और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई हमारे अनुषांगिक संगठन हैं। यदि पार्टी ने उन्हें निर्देश दिया है कि उन शोकाकुल परिवारों के वहां जाएं और जिनके वहां कोरोना से मौतें हुई हैं उनसे शपथ पत्र लिया जाए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? यदि भारतीय जनता पार्टी सच की पक्षधर है, मुख्यमंत्री जी हमेशा नर्मदा में खड़े होकर सच ही बोलते हैं, तो उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? यदि किसी के दरवाजे जाकर हम शपथ पत्र करवा रहे हैं और सरकार सीधी तौर पर छुपा रही है आंकड़े, ये अपराध है। आईपीसी के सेक्शन 201 और 204 के अंतर्गत ये अपराध है। मौत के आंकड़े छुपाना, सच्चाई को छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करना, ये सरकार को आने वाले दिनों में बहुत महंगा सौदा पड़ेगा, जुबान चलाने में और सरकार चलाने में। और सच को स्वीकारिए ना, इतने लोगों की मौत हुई तो आप कहिए कि इतने लोगों की मौत हुई है, झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्यों है? नहीं, लेकिन शपथ पत्र क्या आप इसीलिए ले रहे हैं कि जो आपने कहा वो दिखा पाए?
शपथ पत्र इसलिए लेना जरूरी है कि कल दमोह में मेरी एक शिक्षक परिवार से चर्चा हुई है, क्योंकि दमोह चुनाव के दौरान 17 शिक्षकों की मौत प्रशासन ने स्वीकारी है, शिक्षा विभाग ने स्वीकारी कि कोरोना से मौत हुई है। जब उस परिवार के किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप स्वीकार रहे हैं कि नहीं कोरोना से मौत हुई है आपके परिवार में? तो उनके परिजनों को कहना था, बोले भाई साहब हम बिल्कुल स्वीकार रहे हैं कि हमारे पापा की या हमारे पति की कोरोना से मौत हुई है, मगर चूंकि हमें अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, अन्यथा सरकार मेरे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देगी, इसलिए हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं। तो वहां भी डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। जी, राजपाल सिसोदिया जी, आप सुन रहे हैं कि अब एफिडेविट भरवाया जा रहा है लोगों से। जी जी जी, आपकी प्रतिक्रिया। पहली बात तो कहाँ तो इनकी एनएसयूआई और कहाँ युवक कांग्रेस है, कोई फंक्शनल नहीं है, कोई इनकी इकाइयां बनी हुई नहीं है। पहली बात तो कब इनकी इकाई बनी थी, उनके अध्यक्ष कहाँ है, कब एनएसयूआई का चुनाव हुआ था, 2 साल के लिए हुआ था, वो 2 साल हो गए, आज 4 साल हो गए, 6 साल हो गए। यूथ कांग्रेस का तो अभी हुआ, अभी विक्रांत बुरिया चुने गए। पहली बात तो इनका संगठन जो है यूथ कांग्रेस और युवक एनएसयूआई, खैर ये इनका इंटरनल मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना से मौत हुई ऐसे शपथ पत्र भरवाने का कार्यक्रम भी इनका ठीक ऐसा ही कार्यक्रम होगा जैसा जब ये सरकार में आए थे, और आए थे तब इन्होंने ये कहा था कि हम सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पर सरकार में आने के बाद लाल, गुलाबी, हरे और सफेद 4 तरह के इन्होंने फॉर्म भरवाए थे। और वो फॉर्म कहाँ है, उन फॉर्म पे क्या निर्णय हुए, उन फॉर्म के अनुसार सब लोगों के कर्जे माफ हुए क्या? तो ये सिर्फ बरगलाने के लिए हर चीज में राजनीति देखना, हर चीज में राजनीति ढूंढना, कोरोना में किसी की मौत हुई है तो उस पे राजनीति करना, या कोरोना काल में दौरान लॉकडाउन किसी की सामान्य मौत हुई है तो उस पे लॉकडाउन करना, अननेसेसरी कहीं से भी कुछ भी आंकड़े उठा के लाना और उन आंकड़ों के माध्यम से सरकार के जो ऑथेंटिक सिस्टम से आए हुए जो आंकड़े हैं उनको चैलेंज करना, ये सब कांग्रेस का एक। लेकिन यदि कोई शपथ पत्र देता है कि मेरे यहाँ मौत कोविड से हुई है, तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। करके शपथ पत्र देंगे कांग्रेस अध्यक्ष को, किसको संबोधित करके शपथ पत्र लेंगे? शपथ पत्र सबमिट करने के लिए उसमें कॉलम होता है ऊपर कि यह शपथ पत्र समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, तो किसके समक्ष? कमलनाथ जी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, जिसका कोई वजूद इसलिए नहीं बचा है कि उसने पहले वादा खिलाफी करी, पहले भी ऐसे फॉर्म भरवाए, पहले भी इस प्रकार के सत्यापन किसानों से करवाने का काम किया है। और क्या कर्जा माफ कर दिया सब लोगों का? नहीं किया, भग गए। जब अवसर आया काम करने का तो छोड़। जी जी जी, अब बने रहिएगा आप। जयराम शुक्ल जी जुड़े हैं मेरे साथ। सर, क्या कहेंगे, अब मौत का एफिडेविट भरवा रही है कांग्रेस, क्या मौत पर ही सियासत चलती रहेगी या फिर पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़ेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वैसे विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो पक्ष की बात, सरकार की बात न माने। सरकार गंगा की सौगंध लेकर कहे या संविधान की शपथ लेकर कहे या गीता की शपथ लेकर कहे कि ये बात सही है, तो विपक्ष का ये धर्म बनता है कि वो कहे कि ये बात सही नहीं है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष की ऐसी ही राजनीति चलती है। दुर्भाग्य से ये जो कारुणिक आपदा आई है, लोग के परिवार से लोग बिछड़े हैं, मौतें हुई हैं, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जो भी चीजें हैं इनकी बरकत के लिए बात होनी चाहिए। और देखिए कि जब हम बताएं कि ये एपिडेमिक जो है पूरी दुनिया के लेवल में इतना प्रचारित है, और मध्य प्रदेश की मौतों का आंकड़ा आप देखेंगे तो जो प्रतिवर्ष, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रतिवर्ष गंदे पानी पीकर मेनिंजाइटिस और मलेरिया से इससे या इससे ज्यादा लोग मरते हैं प्रतिवर्ष। तो उस समय न तो सत्ता पक्ष की आंख खुली होती, न विपक्ष की आंख खुली होती, न मीडिया की आंख खुली होती। मैं जिस दिन क्षेत्र से आता हूँ उसके सीधी के जंगलों में लगभग प्रतिवर्ष 65 से 70 बच्चे मलेरिया से मर जाते हैं, उनको खून की गोलियां नहीं, प्रतिवर्ष। ये नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह, उस समय से लेके मतलब लगभग झाबुआ में, अलीराजपुर में, इधर छिंदवाड़ा के तामिया में
यहाँ गंदा पानी पी के मेनिंजाइटिस हो जाती है, इससे मर जाते हैं, इससे कोई वास्ता नहीं। क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, मीडिया में इसको अच्छा कवरेज मिलता है, इस पर बात करने के लिए नेताओं को भी अच्छा सा फुटेज मिल जाता है, तो इसलिए इस पे ये राजनीति होती है। लेकिन सरकार को मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार पर इकबाल करना चाहिए, लेकिन सही आंकड़ा एक सही परिदृश्य प्रस्तुत करना चाहिए। इससे भविष्य में इस तरीके की महामारियों से निपटने का जो स्ट्रेटजी है वो बनाने में मदद मिलती है। यदि कांग्रेस कहती है कि लाशों का ऑडिट होना चाहिए, तो लाशों का ऑडिट करवाइए। आप सरकार में हैं, वो विपक्ष में है, वो मांग रहे हैं कि लाशों का ऑडिट होना चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, तो आप करिए। आप विपक्ष में रहेंगे और कांग्रेस पक्ष में रहेगी, तब भी यही बात होगी। यूनियन कार्रवाई में हजारों लोग मर गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस भूमिका में थी। भोपाल में लोग मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे, और भोपाल के बगल में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी सभाएं ले रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राजनीति बड़ी बेहिया होती है। और कहते हैं ना कि ये तवायफ की सियासत का दुपट्टा है जो किसी की आंखों से नम नहीं होता। जी जी जी। तो ये मान के चलें कि सिर्फ ये बहस का ही विषय हो सकता है, अपन मनोरंजन कर सकते हैं, लोगों का ध्यान खींच सकते हैं इस तरीके के सेंसेशनल बातें करके। यथार्थ में कुछ होता जाता दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पे, यानी तामिया में, यानी सीधी के जंगल में, यानी अलीराजपुर और झाबुआ के जंगल में, यानी देश के मध्य प्रदेश के उन गरीब इलाकों में जाना चाहिए जहां बरसात के इस चौमासे में लोग गंदा पानी पी के मरते हैं, मलेरिया से मरते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया से मरते हैं, और उनके आंकड़े कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों से कम नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक है। के मिश्रा जी, ये जो सवाल है बार बार मौत का एफिडेविट, मौत आंकड़ों पर सियासत, हम देख रहे हैं बीते हफ्ते 15 दिन से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं लगातार। लेकिन क्या आपको यह भी लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसी चीजें आपकी सरकारें भी रही, वर्तमान सरकार भी है, आज दुर्भाग्य है कि हम मौत का एफिडेविट लेने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आज भी, जैसा जयराम शुक्ल साहब कह रहे हैं, कि आज भी ऐसे कई आदिवासी अंचल है जहां इससे ज्यादा मौतें हो जाती है। तो इस पर बात नहीं होना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया आज तक राजनेताओं ने कि हम आज भी हेल्थ और एजुकेशन को लेकर लड़ रहे हैं? जी, मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूं, मगर विपक्ष को जनादेश मिला है सरकार की आलोचना करने का, सरकार की खामियां उजागर करने का। जी जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमारी उस जुबान पर भी ताला लगा लेगी? हम यदि प्रदेश के व्यापक हित में, इंसानियत के व्यापक हितों में यदि यह कहते हैं कि सरकार मौत का सही आंकड़ा जारी करे, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों होता है? और जिन लोगों हम पर आरोप लगाते हैं लाश की राजनीति करने का, हम तो विपक्ष में अपनी बात कर रहे हैं, हमारा धर्म निभा रहे हैं। जिन लोगों ने लाशों पर सरकारें बनाई हैं, जिन लोगों ने सैनिकों को मरवाकर पुलवामा में षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्याएं करवाकर केंद्र में अपनी सरकारें बनाई हैं, वो हमसे राजनीति की बात कर रहे हैं। और जो शपथ पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पूछ रहे हैं कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस है कहां, शायद मैं राज्यपाल जी को बताना चाहूंगा कि अभी 4-5 महीने पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, फर्जी मोबाइल पर या मिस कॉल पर हमारी सदस्यता नहीं हुई है कि उनमें से पाकिस्तान का साथ देने वाले लोग पैदा हुए, मिस कॉल में पैदा हुए लोग आपके। हमारे चुनाव हुए और वो शपथ पत्र हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, वो शपथ पत्र जनता की अदालत में जाएंगे और सरकार से आरटीआई के तहत हम कोरोना महामारी या थोड़ा ये संकट खत्म होने के बाद सरकार से अधिकृत तौर पर हम उस चीज को हासिल करेंगे कि अब आप पूरे प्रदेश में बताइए कितनी मौतें हुई हैं। सरकार का अधिकृत पत्र और हमारे शपथ पत्र ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जनता की अदालत तक जाएंगे। तो मतलब ये माना जाए कि मिश्रा जी की कांग्रेस ने आगे की भी तैयारी कर रखी है? यदि आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं, आज एक लोकतांत्रिक सरकार है। यदि आप कह रहे हैं कि अस्पताल, शिक्षा बुनियादी हक है जनता का, तो उस जनता को जीवित रखने का हक भी एक संवैधानिक सरकार को है। शायद भारतीय जनता पार्टी को गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं दिख रही हैं, और वो भी वहां पर जहां प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में
मेरे पास वीडियो पड़े हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 लोगों की जनसंख्या है मतदाताओं की, और वहां मुझे सिर्फ 15 कैसे वो किट मिले हुए हैं कोरोना के सीडी, और वहां ब्लैक फंगस के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में दवाएं नहीं है। तो देश को क्या आप छल करेंगे, झूठ बोलेंगे? जनता आपको माफ नहीं करेगी, और हमारा विपक्ष के नाते कर्तव्य कि हम जनता को वास्तविकता से अवगत कराएं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, सिर्फ भाषणों में और विज्ञापनों में खत्म होने वाली नहीं है। राजपाल सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका? स्वागत है विपक्ष का कि वो अपना धर्म निभाना भी चाहिए। और इस प्रकार से पुलवामा और पाकिस्तान और जिस प्रकार से कांग्रेस जिस स्तर तक की बात कर रही है मध्य प्रदेश में, विशेष स्तर की, बाकी जगह की बात नहीं करूंगा मैं, पर मध्य प्रदेश में जिस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है सरकार इनकी चली गई इस बात का। और वो सिर्फ कमलनाथ जी में नहीं, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कमलनाथ जी में फ्रस्ट्रेशन है, पर अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी से उतर के नीचे फ्रस्ट्रेशन इनके प्रवक्ता और प्रवक्ताओं के माध्यम से जिला स्तर तक पहुंचने का काम हो रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों के अगर बयान आप उठा के देखेंगे कांग्रेस के नेताओं के, अब सबके बयान तो डिस्कस हो नहीं सकते डिबेट में, पर मात्र कमलनाथ जी के बयानों की अगर हम बात करेंगे और सिर्फ 3 बयान उठा के अगर उनके देखते हैं, तो पहला बयान हम उठा के देखते हैं कि वर्चुअल बैठक में कोई कार्यकर्ता कोई समस्या बताता है तो वो कहते हैं आग लगा दो। और ये गांधी जी की पार्टी कहते हैं कांग्रेस वाले अपने आप को, जिनने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, इनके नेता आग लगाने की बात करते हैं। कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी का ट्रैक रिकॉर्ड 84 का आग लगाने का ही है। दूसरा बयान उनका उठा के देखते हैं, किसी महिला की तो उसमें मृत्यु होती है और मृत्यु का जो कारण रहता है वो संदिग्ध होता है, सीआरपीसी के प्रावधान में जांच होती है, कोई अलग से कोई प्रावधान में नहीं होती, सीआरपीसी के सबके लिए होते हैं। एक मंत्री के बंगले में वो होता है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के। कमलनाथ जी बयान देते हैं कि अगर ये जांच हमारे उस पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के खिलाफ जाएगी तो हम सीडी की हनी टेप ले आएंगे, हनी टेप की सीडी ले आएंगे। हनी टेप की सीडी एसआईटी जांच कर रही है, जांच ने इनसे मांगी है, देखते हैं कौन सी देते हैं। सरकार ने मांगा है उनसे कि वो लाइए भैया। तो वो सीडी आपके पास नहीं है क्या? वो सरकार तो आपकी है। नहीं, सरकार एसआईटी ने मांगी है जी, जो जांच कर रही है सरकारी एजेंसी, उसने मांगी। उसके बाद में फिर तीसरा बयान अभी उठा के अपन देखते हैं। महान है, महान था, महान है, महान रहेगा भारत, हर भारतीय ये कहता है, पर कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो है कहते कि मेरा देश बदनाम। कोविड की सेकेंड वेव आती है, सेकेंड वेव का दुनिया और वर्ल्ड जो उसका नाम रखता है वो WHO उसका नाम रखता है कुछ और कमलनाथ जी उसको नाम देते हैं इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना। तो क्या हो गया इस कांग्रेस को, क्या हो गया इस कांग्रेस के नेताओं को? सत्ता के लिए ऐसे राजनीति कर रहे हैं लास्ट पे, देश पे। नहीं, लेकिन यदि आंकड़े गड़बड़ है, आंकड़े आप जो कह रहे हैं वो कांग्रेस कह रही वो, तो इस पर यदि एफिडेविट लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं, तो इसमें हर्ज भी क्या है? देश के अंदर अगर महामारी है मनोज जी, तो कांग्रेस विपक्ष के नाते उसकी भूमिका जो होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए, मानव जीवन को कैसे संकट से बाहर उबार के लाए इस बाबत होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि राजनीति जो है 2023 को ध्यान में रख के की जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2023 भी आएगा, उसमें भी निपटेंगे, उस समय भी जनता के बीच में जाएंगे। आप अब हम हमारे काम पे जाएंगे, आप आपकी नीतियों पे जाना, हम हमारी। चलिए, बात जगह पर आ गई है, 2023 तक आ गई, और 2023 का पीछा आप भी कर रहे होंगे और वो भी कर रहे होंगे। जयराम शुक्ल साहब, आपदा आती है, आपदा को अवसर में बदलते हैं। हर राजनीतिक पार्टी का ये अलग तरह का एक कार्यक्रम होता है जिसके तहत आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं यथार्थ यही होता है कि चुनाव पर भी नजर होती है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एक नई लाइन पर काम कर रही है, और लाइन यही है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती थी, इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में वही उसी लाइन पर बढ़ने लगी? सर मेरी आवाज जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं लौटता हूं। के मिश्रा साहब, यही आपसे मेरा सवाल है, फिर से दोहराइएगा। मेरा यही कहना है कि चुनाव होते हैं, होना भी चाहिए, प्रजातंत्र में चुनाव एक बड़ा कार्यक्रम होता है। जैसा राजपाल सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि आपकी नजर 2023 पर है, और वो तो सभी हर एक पार्टी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस बदली सी है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होने के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती,
तो क्या आप भी दोनों ही लाइन पर काम में लग गए हैं कि एक तो विपक्ष को ये दिखाना भी है कि हम सक्रिय है, दूसरा ये भी है कि सक्रियता यदि दिखेगी तो जनता के बीच में पैठ भी बनी रहेगी? मनोज जी देखिएगा, अभी चुनाव में 2 साल बाकी हैं जी। हमारा लक्ष्य इस महामारी में दुराव्यवस्थाओं के खातिर जो मौतों का स्मारक मध्य प्रदेश बन चुका है, उस हकीकत से जनता को रूबरू करवाना है। हम लोग अभी मौत पर राजनीति नहीं करेंगे। और हमारे मित्र जो भी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने कहा कि इंडियन वेरिएंट, तो राजपाल जी शायद आपको ज्ञान नहीं होगा कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसके 13 नंबर 33 में सरकार ने उसको स्वीकारा है। और इंडियन वेरिएंट सब देश विदेश के 44 पत्रिकाओं ने, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, आप मुझे नंबर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जी, कि उन देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं ने इंडियन वेरिएंट शब्द लिखा। ये हमारा या कमलनाथ जी का निर्मित नहीं है ये शब्द। तो आपकी सरकार से पूछिए कि सरकार क्यों मूर्ख बना रही है देश को, या सरकार ने झूठ बोला तो आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं कि केंद्र सरकार के वो मुखिया हैं। कमलनाथ जी के मामले में तो आप कह रहे हैं, और इस ढंग से आप लोग झूठ परोसते हैं कि कमलनाथ जी ने जबलपुर में राधे श्याम अग्रवाल जी, रामचंद्र अग्रवाल जी के वहां बैठने गए। उन्होंने वहां कहा कि मैं उनके परिवार में गया तो वहां मुझे बताया गया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने शब्द पकड़ लिया कि कमलनाथ जी ने मृतक से बातचीत की है, जबकि आपके विधायक जालन सिंह पटेल ने कहा है उस मौका के जिसने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत करी है। और आपकी पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत नजदीकी ये मौका, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की नर्मदा सेवा यात्रा के जो इंचार्ज है डॉक्टर जामदार, वो उसके पक्ष में, मौका के पक्ष में ओपन आए। आप क्या बात कर रहे हैं? और आप उज्जैन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कौन से मंत्री हैं जिनके खास व्यक्ति ने पलंग बेचे हैं? आप किस मुंह से बात कर रहे हैं सेवा की? पूरी सरकार कालाबाजारियों से मिली हुई थी। उपकरण खरीदने में, दवा खरीदने में कमीशन खाए आपके नौकरशाहों ने, और नौकरशाहों का अकेली बूते में खाए क्या? किन किन ने पैसे लिए हैं, किन किन ने खाया, और सब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। विधानसभा का सत्र हो तो आप उसको ईमानदारी से चालू करवा दीजिएगा। सरकार को पूरी तरह यदि बेहोश नहीं कर दे तो आप कह देना विपक्ष। चलिए, विपक्ष बहुत गंभीर है इस बार। मेरे साथ जयराम सुख साहब जुड़े। सर, मेरा आपसे सवाल था, आवाज नहीं मिल पा रही थी। क्या 2023 की तरफ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष जिस तरह काम कर रहा है, क्या अब उस तरफ भी धीरे धीरे कर कर बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही? क्योंकि एकदम बहुत सक्रिय है कांग्रेस और नजर है, और वैसे भी कहते हैं कि आपदा में अफसर राजनेता, राजनीतिक पार्टियां ढूंढी लेती है। तो क्या ये उस तरफ भी एक इशारा कर रहा है कि लगातार विपक्ष जिस तरह से हमलावर है? देखिए, निश्चित है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष पे नियंत्रण रहता है। अब देखिए, बहुत सारी राहतें हैं कि घोषणा आज मैंने अखबारों में पढ़ी, मुझे ठीक लगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार अडॉप्ट करेगी, उनके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेगी। केंद्र सरकार ने भी इस तरीके के प्रभावित और पीड़ित परिवारों के बारे में भी जो घोषणाएं की हैं, ये विपक्ष की सक्रियता का ही फल मैं मानता हूँ। क्योंकि कांग्रेस सरकार को ये लगता है कि यदि वो बैठी ठाली इस तरीके से काम चलाऊ या टाला टूली का काम करेगी तो विपक्ष उसको चैन से रहने नहीं देगा। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जितने भी कदम उठाए हैं, मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष की सक्रियता का असर है, और कमलनाथ की सक्रियता का असर है, उनकी टीम की सक्रियता का असर है, और इस तरीके का असर प्रजातंत्र में बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। तो मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भी ताकत के साथ उभर के आए और नाको चने चबा के सरकार को रखे, और सरकार जो है तो विपक्ष को ऐसा कोई मौका ना दे कि कटघरे में खड़े हो सके। तो ये तो अच्छी बात है। अब रही बात ये है कि ये मामला थोड़ा भावनात्मक है, ये मौतों से जुड़ा हुआ मामला है, ये लाशों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें जरूर थोड़ा ये लगता है कि राजनीति जब होती है तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ता है, और कांग्रेस यदि चाहती है या एक छोटे से भी एक्शन से उसके दांव उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे आप वो पेन ड्राइव वाला मसला है, उनने तो बड़े उसे इजी वे में कह दिया, लेकिन एक बड़ा इशू बन गया वो, और उनको शायद नहीं मालूम होगा कि हमारे ये कह देने से सरकार इन एक्शन आ जाएगी। तरीके से सरकार के भी बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जो सरकार को नहीं मालूम होते हैं, लेकिन विपक्ष उसमें एक्शन में आ जाता है।
तो ये सब चीजें चलती रहना, चेक एंड बैलेंस चलते रहना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कांग्रेस से कि और भी सक्रिय हो, घर घर जाए और घर घर का हालचाल पूछे। लेकिन एक विनम्र विनती में कांग्रेस के लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, ये बरसात का महीना जून से शुरू होने वाला है। आप अपने लोगों को झाबुआ के, अलीराजपुर के जंगल में, तामिया के जंगल में, बालाघाट के जंगल में, मंडला डिंडोरी के जंगल में, शहडोल अनूपपुर के जंगल में और सीटी के जंगलों में भेजिए और देखिए कि किस तरीके से मलेरिया से मौतें, डेंगू से, चिकनगुनिया से और गंदा पानी पी के मौतें होती हैं। ये आंकड़े को भी कोरोना के आंकड़ों की तरह आप घर घर जाइए। चलिए सर, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सही भी है कि कुछ ऐसी बीमारी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि कोविड तो हम सबको दिखाई दे रहा है। कोविड की दूसरी लहर ने सबकी आंखें खोल दी। जो लोग गलती कर बैठे उनको समझ आ रहा है, आगे तीसरी लहर की चर्चा है। लेकिन मौत का एफिडेविट, क्या ये सही है? लेकिन यही है सियासत, यही राजनीति है। यहां तो जब मौका मिलता है तब राजनीति होने लगती है। लेकिन आंकड़ों का खेल जारी है। अब कौन किस पर भारी है, इंतजार कीजिए। अभी तो हम यही कहेंगे कि इन सबको छोड़िए और सब आ जाइए मैदान में। कैसे जनता की मदद कर सकते हैं, कैसे बेसहारा का सहारा बन सकते हैं। जैसे सरकार ने कुछ चीजें अच्छी की है तो उस तरफ भी हाथ बढ़ाइए। लोगों को पक्ष और विपक्ष दोनों से खासी उम्मीदें हैं। मौत का एफिडेविट, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।